दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की थी सीएम धामी ने मुलाकात। चंपावत के खिरोड़ा नाले के उफान में बहा वाहन, एक की मौत, 4 लोग घायल। हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। दिल्ली में हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पार्टी हाईकमान ने सभी को चुनावी तैयारियों में जुटने के दिए निर्देश। उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट। अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना। प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जल महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य में उपलब्ध जल स्रोतों से लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का आंकलन किया गया है, लेकिन वर्तमान में केवल 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम कार्यालय के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा में अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटी में प्रस्तावित 70 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाओं का निर्माण जारी रखने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में बनने वाली जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से हल्द्वानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में 2051 तक की अनुमानित जनसंख्या के लिए 170 एमएलडी पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर बधाई दी है। साथ ही सीएम ने हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि आपका अद्भुत खेल समस्त युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कल दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इस बैठक में निकाय चुनाव और केदारनाथ बाय इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई। माहरा ने बताया कि इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के विधायक गणों की और इसके बाद एक बैठक कांग्रेस के संगठन से जुड़े बड़े नेताओं की आयोजित की जाएगी। फाइंडिंग कमेटी आई हुई है और आदरणीय पुनिया साहब आए हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चुनावों के रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के 1.5 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन होता है और हम चुनाव दोनों बाई इलेक्शन जीतते हैं और रिकॉर्ड टूटता है कि विपक्ष पिछले 14 चुनावों में एक भी चुनाव नहीं जीता, सत्ता पक्ष जीत के रही है। ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष ने 2 साल की सरकार के बावजूद भी दोनों बाई इलेक्शन जीत लिए और एक रिकॉर्ड टूटा है। यही सबका सोचना और कहना है, सारे सीनियर्स का भी, कांग्रेस जनों का भी, और यहाँ तक की जो बातचीत हो रही है कि जब माहौल हमारे पक्ष में था, मुद्दे हमारे पक्ष में थे, अंकिता भंडारी, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, जोशीमठ की बर्बादी, तो उन कारणों की खोज के लिए, फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए पुनिया साहब मिल रहे हैं। और मैराथन मीटिंग कल 11 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक उन्होंने मीटिंगें ली हैं। 2 हमारी लोकसभाएं उन्होंने कवर की। आज टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार का नंबर है, वो सभी से मिलके और वो एक एक करके मिल रहे हैं, 1 to 1 वो बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार को कम से कम 7 या 10 दिन का सत्र आयोजित करना चाहिए था, लेकिन सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है। जोशी ने कहा कि 3 दिन में कैसे जनता की समस्या उजागर हो पाएगी, कैसे जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 3 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बाद कोई कार्यवाही नहीं होगी।
गैरसैंण के अंदर जो इन्होंने 3 दिन का सत्र आयोजित किया, वो सत्र की जो अवधि है बहुत ही कम है। 3 दिन के सत्र में जो पूरे राज्य भर के जो हमारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न तक नहीं लग पाएंगे वहाँ पे, उन पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी और मुख्यमंत्री का अभिभाषण होना है और क्या क्या उसके बाद कोई काम ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो सरकार को चाहिए था कम से कम 7 दिन का या 10 दिन का सत्र आयोजित करते, जिसमें राज्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जिन पे काम होना चाहिए था, उन पे चर्चा होती। मैं समझता हूँ कि 3 दिन के सत्र को ये पहले 7 दिन का सत्र था, इन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अब 3 दिन के सत्र को ये मुझे लगता है 1 दिन में भी ख़त्म कर देंगे और इससे कोई विकास से जुड़े जो एजेंडे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पाएगी। तो मात्र खाना पूर्ति ये जो सत्र कर रहे हैं उसकी खाना पूर्ति मात्र कर रहे हैं। चंपावत जिले के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और चिकित्सकों से मरीजों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा। सीएमओ ने अस्पताल के वार्ड, डिलीवरी रूम, लैब, अल्ट्रासाउंड कक्ष, एक्सरे रूम, फार्मेसी, आयुष्मान कार्ड कक्ष का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल में स्वच्छता बनाने और अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड से मरीज का उपचार करने के निर्देश दिए। स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं रेडियोलॉजी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर और ऑर्थो के आए अभी वो भी अपना कर रहे हैं। बॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे और हमारे द्वारा भी विभाग को पत्र भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी है स्पेशलिस्ट भेजे जाएंगे। तो बेसिकली अगर एक गायनिकोलॉजिस्ट हो और एक पीडिया की सर्जन, ये 3 अगर मैं देखता हूँ तो होते ही बहुत कुछ चल जाएगा। आईसीयू है यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है, वो रन नहीं कर पा रही है तो वो भी चल जाएगी अच्छे से। और पीडिया का एनआईसीयू है वो भी चल जाएगा। तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, सुधरी हुई है। सफाई के लिए मैं थोड़ा बोल के जा रहा हूँ, सफाई पर थोड़ा ध्यान दें, मरीजों को सारी सुविधाएँ मिलती रहें। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब, दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहां की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जन आंदोलन भी किया जाएगा। सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज़्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके तो वो सिक्योरिटी तो वापस ले चुके। 15 दिन तक यदि इस पर कोई उचित निर्णय नहीं होता, जनता के हित में निर्णय नहीं होता, तो वैसे हम इसको हर वार्ड में कंटिन्यू लगातार जारी रखेंगे। इसको जन आंदोलन बनाएंगे। वार्ड के माध्यम से जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट और प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष रविदेव आनंद ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रस्त है। निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहां के अतिवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है। हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मांग है कि जो बांग्लादेश में सत्ता पलट हुई है, इसका वहां के हिंदुओं से कोई भी संबंध न होने के बावजूद
उन लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी हत्याएं की गई, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। तो हमारा ये आपके माध्यम से ये भारत की सरकार को ये आग्रह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। और मेरे विश्व के जो मानवाधिकार के जो अनेक संगठन खड़े हैं, उनको चाहिए कि आगे आकर वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनकी माल जान संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई। केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले एक सप्ताह में सुचारू हो जाएगा। इसको लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। पिछले 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ था। ये लैंडस्लाइड पूरी यात्रा मार्ग पर कई जगह हुआ था, जिससे जगहों पर बोल्डर गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा वॉश आउट हो गया। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला मार्ग बाधित हुए हैं। सभी को तेजी से सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता, एनएच जो है, वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो एनएच का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। तो उसको हम लोगों ने इमीडिएटली उस पर काम चालू कर दिया था, और अभी कल के डेट तक हम लोग लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज, उसको क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो एनएच वाला पोर्शन था, उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। बद्रीनाथ में भगवान श्री नर नारायण के 2 दिवसीय जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। भगवान श्री बद्री विशाल के प्रातःकालीन बालभोग के बाद सबसे पहले भगवान नर नारायण की चल विग्रह डोली सिंह द्वार से होकर माणा गांव स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंची, जहां अभिषेक पूजन के बाद देवडोली वापस बद्रीनाथ मंदिर पहुंची। वहीं कल शनिवार को भगवान नर नारायण के विग्रह मूर्तियां भगवान बद्री विशाल की जन्मस्थली लीला डूंगी पहुंचेगी, जहां अभिषेक पूजा सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान के बाद भगवान नर नारायण की डोलियां बद्रीपुरी का भ्रमण करेगी। इसके बाद देव डोलियां वापस बद्रीनाथ मंदिर परिसर में विराजमान हो जाएंगी। इसके साथ ही नर नारायण जयंती का समापन हो जाएगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में आवारा पशुओं से राहगीरों की हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के मृतकों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन से 3 सप्ताह में आवारा पशुओं के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की। यदि उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 3 सप्ताह बाद रोड पर जानलेवा बन रहे आवारा पशुओं को तहसील कार्यालय में लाकर बांध दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लालकुआं तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा। एक जानवर है, वो नहीं जानता है कि आप पत्रकार हैं, आपको सींग नहीं मारना है। इसलिए इस शहर में अगर जो गाय आवारा सांड जो घूम रहे हैं, वो बच्चों को भी मार रहे हैं, तो दुकानदारों को भी मार रहे हैं और हमारी फसलों को भी खा रहे हैं। जो हमारी रीढ़ थी गैया इनकम की, जो आम जो गरीब आदमी की जो पशुपालन, उस पशुपालन को छीनने के लिए जो सरकार ये गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 जो बनाया है, यह हमने लगातार मांग की है कि भाई इनको उसको जो है रद्द किया जाए। यदि आप इसको रद्द नहीं करते हैं तो सरकार इसको खरीदे। लगातार हम देख रहे हैं कि खेती किसानी चौपट है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है, असंवेदनशील बनी हुई है। तो आज एक चेतावनी देने के लिए यहाँ ग्रामीणों के साथ हम आए हैं बात कि अगर 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे क्षेत्र में लालकुआं बिंदु खत्ता के क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं, जो सरकार की नीतियों के कारण आवारा हुआ है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ले, प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। और अगर नहीं हुआ तो 3 हफ्ते के बाद इसी लालकुआं तहसील में ग्रामीणों को जो तमाम आवारा गोवंश हैं, तमाम पशु हैं, उनको ला करके हम तहसील में बांधेंगे।
भारत सरकार नगर विकास मंत्रालय के निकायों में संपत्तियों का डिजिटल सर्वे करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में अवगत कराया गया कि मसूरी क्षेत्र की सभी संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसका कार्य शीघ्र शुरू होगा। जबकि ड्रोन सर्वे हो चुका है। शहर के नागरिकों से आह्वान किया गया वे इस महत्वपूर्ण सर्वे में सहयोग करें ताकि ये सर्वे पूरा हो सके। नगरपालिका सभागार में आयोजित बैठक में कार्यदायी कंपनी ने मसूरी के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी और बताया कि इसमें मसूरी की सारी संपत्तियों का ड्रोन सर्वे हो चुका है, जिसमें वर्तमान की स्थिति के चित्र खींचे गए हैं, जिसमें रोड, मकान, बिजली के खंभे, नाले, पार्किंग, कूड़ादान, मैदान सभी को लिया गया है। पालिका में जो मीटिंग है उसमें नगर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के द्वारा सीमांकन किया गया और ये प्रयास किया गया है कि ये ड्रोन सर्वे से कौन सा भवन कहाँ बना है, कहाँ रोड्स हैं और कहाँ भवन निर्मित हो। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि आज पूरा उत्तराखंड हिमाचल धंसाव की स्थिति में है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है पानी की प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध करके अवैध रूप से अतिक्रमण। यदि ये ड्रोन सर्वे से वो अतिक्रमण स्पष्ट नहीं होता है तो ड्रोन सर्वे का कार्य सिर्फ नगर पालिका द्वारा गृह करके वसूली रह जाएगा या कहिए सेल्फ असेसमेंट के द्वारा उनसे टैक्स वसूलना रह जाएगा। मसूरी का पूरे उत्तराखंड का जो नगर पालिका है ये ड्रोन से सर्वे करके संपत्तियों का विवरण जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं सभी नगर पालिकाओं में, जिसमें कि पहले इन्होंने कहा कि 14 नगर पालिकाएं जो गढ़वाल की हैं उसको शुरू किया गया, जिसमें कि नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार नगर पालिका मसूरी में उसी की कड़ी में है। इन्होंने ड्रोन से सर्वे कर दिया और अब जो है डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं कि मसूरी में कितने मकान और किसके और कैसे हैं। लाखों रुपए होने के खर्च हो, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और अभी भी जो है कई स्टेटें उसमें सर्वे नहीं हो पाया, जिससे कि आम जनता परेशान है कि उनके नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक समस्या से हम जूझ रहे हैं। भारत सरकार शहरी विकास का मैंडेट है कि हर निकाय को डिजिटल करना है। इसी क्रम में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग द्वारा फर्स्ट फेज में 4 निकायों में ये सर्वे कराया गया और अब सेकेंड फेज में 10 निकाय इसमें लिए गए, जिसमें हमारा मसूरी भी है। इसमें पूरी प्रॉपर्टी का एक तो ड्रोन सर्वे होना था जो हमारा हो चुका है। इसके बाद डोर टू डोर सर्वे होना है। उसी क्रम में ये आज बैठक बुलाई गई थी कि ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि एक टीम उनके प्रॉपर्टी पे आएगी और उनसे डिटेल लेगी। लोगों में अनावश्यक भय ना हो कि कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसलिए ये बैठक की गई थी। और हर प्रॉपर्टी का डोर टू डोर सर्वे होगा, उसका एक डिजिटल डाटा बनेगा और इससे मैं समझता हूँ कि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों और देहरादून समेत विभिन्न बार एसोसिएशन ने रजिस्ट्री की नई ऑनलाइन प्रक्रिया का अधिवक्ताओं द्वारा कुछ दिनों से विरोध किए जाने के चलते रजिस्ट्री का कार्य बंद चल रहा था, जिसमें बीते दिन उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों समेत देहरादून बार एसोसिएशन के साथ ही कई बार एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। इसके संबंध में बताते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के चलते इसमें अधिवक्ता प्रभावित हो रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के हितों को संरक्षण देने की बात कही। इसके बाद जो रजिस्ट्री प्रक्रिया रोक दी गई थी उन्हें अब सुचारू कर दिया गया है। वहीं बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि नई ऑनलाइन प्रक्रिया में जो सर्विस प्रोवाइडर था उसे हटाकर अब पंजीकृत अधिवक्ता किया जाएगा, जिससे करीब प्रदेश के 30,000 अधिवक्ता प्रभावित हो रहे थे। द्वारा हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया गया है कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसका पार्ट एडवोकेट रहेगा। इसी संबंध में हमने जो उपनिबंधक सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों का बहिष्कार किया था उसे हम कल से वापस ले रहे हैं। देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद में पूरी तरह से काम बंद था। लगभग 1200 से 1500 रजिस्ट्रियाँ इन 2 जनपदों में एक दिन में होती हैं, तो पिछले 6 दिनों से रुकी हुई रजिस्ट्रियाँ कल से सुचारू रूप से होंगी। जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है उसमें अधिवक्ताओं की जो भूमिका थी उसको संदिग्ध माना जा रहा था, तो उस समस्या में एक हमने ज्ञापन तैयार किया था जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए, क्योंकि वो भी हड़ताल से वाकिफ थे हमारी कि प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल की कॉल होने वाली थी, तो उसके संबंध में उन्होंने त्वरित निर्णय लेते हुए हमें समय दिया और हम सचिवालय में बार काउंसिल के सदस्य
जो कि 8 सदस्य देहरादून बार काउंसिल के थे, वो हम लोग पूर्व अध्यक्ष भी थे। और बार स्टेशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा बंटू और उनके सचिव, और ऋषिकेश बार स्टेशन के अध्यक्ष और ऋषिकेश बार स्टेशन के सचिव कपिल शर्मा, ऋषिकेश और विकासनगर बार स्टेशन के अध्यक्ष, कई बार स्टेशन के ऐसे सम्मानित सदस्य थे जो आज हम सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। उन्होंने हमें समय दिया, हमारी बातों को गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा है कि जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी उसमें अधिवक्ताओं का, पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए जो भी उचित स्थान होगा वो रखा जाएगा। कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, हमारा अंदेशा है कि इसमें से अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर्स को बाहर किया जा रहा है। ये अव्यावहारिक है क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 अधिवक्ता हैं और उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया, उसको समझा, पूरी प्रक्रिया को समझा और हमको आश्वस्त किया है कि जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ रहा है, कॉलम है सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी हो सकता है, साइबर कैफ़े वाला भी होता है, उस जगह पर पंजीकृत अधिवक्ता, कॉलम में पंजीकृत अधिवक्ता आएगा, उसका एनरोलमेंट नंबर आएगा। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि यूथ कांग्रेस की स्थापना हुए 64 साल पूरे हो गए हैं। पूरे प्रदेश भर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वृक्षारोपण का यूथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस को 64 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। ठीक 9 अगस्त 1960 में आज ही के दिन युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज इस मौके पर देश भर में और प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के साथी एक प्रतिज्ञा के साथ आज स्थापना दिवस को मना रहे हैं और साथ में पूरे देश भर में आज बृहद रूप में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है और युवा कांग्रेस के इस स्थापना दिवस को वृक्षारोपण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट में इन दिनों पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं जल संस्थान के जेई निरंजन हरडिया से निवर्तमान सभासद ने बात की तो उन्होंने बताया कि पानी के जल पंप में टेक्निकल खराबी के कारण जल आपूर्ति नहीं हो पाई है। वहीं जेई द्वारा कपकोट सहित अन्य कंपनियों को सहयोग के लिए बुलाया गया। वहीं जल आपूर्ति के लिए विभाग द्वारा कपकोट सहित भराड़े अन्य क्षेत्रों में ट्रैक्टर के माध्यम से जल आपूर्ति की जा रही है। टेक्नीशियन आने के बाद ही जल आपूर्ति बहाल होने की संभावना है। वहीं हैंडपंप में पानी भरने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। बिल तो हम बराबर जमा कर रहे हैं कहीं पर भी, और पानी की इतनी किल्लत हो रही है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी देखो यहीं पर देख लो आप, सभी लोग हैंडपम्प में आ रहे हैं। ये हैंडपम्प अगर नहीं होता तो यहाँ पर पूरी पब्लिक ही बिना पानी की रह जाती। और भाई क्या कहे, पानी की व्यवस्था सही करनी चाहिए किसी ने भी। ये जब से बरसात हुई तब से पानी की किल्लत ही चल रही है यहाँ पर और परमानेंट चल रही है। जल संस्थान कपकोट की कार्य प्रणाली पर जो है एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इनके वहाँ आए दिन जो है उपभोक्ता इनके पानी के लिए तरस रहा है। नलों में पानी की बूंद नहीं आ रही है। पूछने पर बताते हैं कि हमारी मोटरें जो हैं फूक गई हैं, मोटर नहीं चल रही है, टेक्निकल फॉल्ट आया है। फॉल्ट आने से पहले जो है इन लोगों को जो है उपभोक्ताओं को पानी की सप्लाई के लिए जो है पहली जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जनरेटर होने चाहिए इनके पास, जिसे जो है मोटरों को चलाया जा सके। किच्छा में अगस्त क्रांति दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। हर वर्ष की तरह नारायणपुर तिराहा पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और भाजपा जिला प्रभारी पुष्कर काला मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज उठा था। यह आंदोलन भारतीय जनता की इच्छा शक्ति और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की दृढ़ संकल्पना का प्रतीक है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।